शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज बीए तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास के प्रथम अध्याय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और भारत की राजनीतिक स्थिति, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उसके बाद हम सिलसिलेवार सभी आयाम और पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। आज देखिए, ये बंगाल इस समय भारत का सबसे धनी प्रांत है, समृद्ध प्रांत है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यहाँ की भूमि उपजाऊ है और राजस्व की दृष्टि से यह सबसे समृद्ध प्रांत है बंगाल। और बंगाल के साथ में यह है अवध। ये अवध उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ का नवाब है सुजाउद्दौला, जो दिल्ली मुगल शासक से स्वतंत्र हो चुका है। और ये दिल्ली में वर्तमान सिमट चुके हैं मुगल शासक। और ये हैं पंजाब में सिख शासन रणजीत सिंह के नेतृत्व में। यहाँ है राजस्थान में राजपूत शासक। और यहाँ है महाराष्ट्र क्षेत्र में दक्षिण भारत में मराठे। और इधर महाराष्ट्र के जस्ट नीचे मैसूर में हैदर अली। और यहाँ मैसूर के पास में कर्नाटक का नवाब। और इधर दक्षिण में हैदराबाद का निजाम। ये भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर बंगाल के नवाबों पर। देखिए, जैसे जैसे देश में शक्ति शून्यता स्थापित होती है और उस शक्ति शून्यता के समय हम देखते हैं, ये इतिहास की एक संकल्पना है कि जब केंद्र में शक्ति कमजोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी होती हैं। और इस तरह भारत में वर्तमान में क्षेत्रीय शक्तियां, जैसे ही मुगल शासक कमजोर हुए और ये क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी हुई। सबसे पहले आज हम यही चर्चा करेंगे कि मुगल जो शासक थे वो उनकी क्या स्थिति थी इस समय में। हमारा पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है कि इस समय में मुगल शासकों की क्या स्थिति थी। उस पर आज हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे कि मुगल शासकों की क्या स्थिति थी, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। हमने देखा कि मुगल शासक 1206 से लेकर 1526 तक भारत में सल्तनत काल रहा। 1526 में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की और बाबर से मुगल शासक अपनी यात्रा करते हुए इस समय वर्तमान तक हम देख रहे हैं उसको कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो मुगल शासन जिसकी पूरे विश्व में तूती बोलती थी, उस मुगल साम्राज्य की औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पतन उसका शुरू हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र मुअज्जम और आजम में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद में बहादुर शाह गद्दी पर बैठा 1707 में। ये 1707 से 1712 मात्र 5 वर्ष गद्दी पर बैठा। इतिहासकार कहते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में हम 1 या 2 पृष्ठ लिख सकते हैं। इस बहादुर शाह के बाद में तो मुगल शासकों की कहानी ऐसी है, आया राम गया राम वाली स्थिति होती है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद 1713 में फर्रुखसियर गद्दी पे बैठता है। फर्रुखसियर की 1713 से 1717 तक फर्रुखसियर रहता है। और इसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फरमान जारी किया था, जिसे दस्तक प्रथा कहते हैं बाद में, वो इसका योगदान है। इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। 1717 में फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद 1718 में 2 शासक एक साथ गद्दी पर मृत्यु होती है, रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जा। रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जा 1718 में 2 मुगल शासक एक साल में गद्दी से उतार दिए जाते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। किस तरह मुगल दरबार में षड्यंत्र चलता है उसकी कहानी देखिए। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, जिसे रंगीला कहा जाता है। और इसके शासनकाल में दरबारी नाचगान और विलासिता के अलावा और कोई ऐसी विशेष उपलब्धि इस काल की नहीं रही मोहम्मद शाह की। इसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में 1749 से 1754 तक अहमद शाह
1749 से 1754 तक अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। 1749 से 54 अहमद शाह। और इसकी भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही अहमद शाह की भी। इसके बाद 1754 से 1759 तक आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठता है। हमने देखा कि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब की थी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक गद्दी पर बैठता है। इसके काल की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही। बस एक उपलब्धि है जो हमारे इसमें आएगी अभी। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ। और इसके बाद में जो हमारे मेन टॉपिक है आज का, जिसे हम लेंगे बक्सर का युद्ध, उसमें उस समय मुगल जो बादशाह रहता है वो है 1759 से 1806 तक शाह आलम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारी अगले उसमें पहलू में। ये था मुगल बादशाहों की कहानी, जो हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में किस तरह ये मुगल दरबार षड्यंत्र के शिकार होते हैं शासक, और किस तरह इनके शासन काल में जो दिल्ली तक, ओनली दिल्ली तक इनका शासन सीमित हो जाता है। ये जो मुगल शासक थे किसी जमाने में बंगाल और भारत के अन्य प्रांतों में नियुक्ति करते थे। मुगल शासक 2 पदों पर मुख्यतः नियुक्ति करते थे सूबों में। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 18 सूबे थे भारत के अंदर, और इन सूबों को प्रांत या राज्य कहा जाता है। इसमें ये दीवान और सूबेदार, जिसे हम सेनापति भी कह सकते हैं, ये सैन्य कार्यों को देखता था और ये राजस्व संबंधी होता था। इसी कड़ी में हम जोड़ेंगे अगली उसमें कि बंगाल में जो पहला स्वतंत्र शासक है मुर्शिद कुली खां, वो औरंगजेब के समय ही नियुक्त हुआ था। उसकी कहानी हम आगे देखेंगे। ये था, हमने देखा सबसे पहले कि किस तरह भारत के अंदर ये जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और इस पतन के कारण भारत में जगह जगह राजनीतिक जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उठ खड़ी हुई। इसके साथ में हम दूसरी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। मुगल शासक हमारे पास एक आयाम हो गया। दूसरा आयाम है हमारे पास में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ही अन्य कई कंपनियां उससे पहले उसके बाद में भारत में आई और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। इन कंपनियों के बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो भारत आने वाली कंपनी थी वो थी पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी पुर्तगाल से भारत में आई, और हमने देखा 1498 में वास्को डिगामा नामक यात्री ने भारत की खोज के साथ भारत के और पुर्तगाल के दरवाजे खुल गए। कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास में है कि 1510 में गोवा में पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क पहला गवर्नर बनकर आया, और इन्होंने गोवा में पुर्तगाली सरकार बनाई और यहाँ अपना शासन शुरू किया 1510 में। ये था एक पक्ष। जो विदेशी जो कंपनियां भारत आई वो पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी। इसके अलावा और कौन सी कंपनियां भारत में आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पुर्तगाली कंपनी के बाद में ही हमारे यहाँ पर दूसरी कंपनी आती है, वो है डच कंपनी। डच कंपनी 1602 में हॉलैंड से आती है। 1602 में डच कंपनी, और इसका कोई बड़ा योगदान नहीं रहता है डच कंपनी का। 1616 में डेनमार्क से आती है डेन कंपनी। इसका भी कोई बड़ा योगदान नहीं रहता है। हमारे साथ में जो युद्ध होंगे, जो संघर्ष होंगे, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करेगी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1616 में आती है। ये बस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को क्रम जोड़ने के लिए जरूरी है। 1616 में डेनमार्क से आई डेन कंपनी। इसके बाद 1664 में भारत में फ्रांसीसी कंपनी
और फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले, उसके साथ हमारे भारतीय कंपनियों के, भारतीय शासकों भी और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के भी संघर्ष होते हैं। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब है हमारे पास में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत व्यापार के लिए एक कंपनी को 15 वर्षों के लिए अपना प्रमाण पत्र दिया, अधिकार पत्र दिया। वो कंपनी जो, ये क्या होता है कि जो इंडीज, सिंधु नदी के इधर के प्रदेशों को ये लोग इंडीज के नाम से जानते हैं, तो पूर्व में सिंधु नदी के इंडिया, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कहते हैं। तो इंडीज के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और हम ये जानना चाहते हैं इतिहास के विद्यार्थी कि इस समय एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी और इस समय मुगल बादशाह अकबर थे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अकबर के समय में ही पहला अंग्रेज जिसने भारत यात्रा की थी उसका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज यात्री था जो भारत आया था अकबर के समय में। उसके बाद में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत आती है और भारत में अपना व्यापार प्रारंभ करती है। क्यों आती थी भारतीय कंपनी, ये हम हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि ये विदेशी जो कंपनियां ये भारत में किन चीज़ों का व्यापार करने के लिए आती थी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी कंपनियां अधिकतर यूरोपीय उन ठंडे प्रदेशों से थी जहां पर सर्दी के दिनों के अंदर बर्फ जमने के कारण सब्जियों की बड़ी कमी हो जाती है। ये लोग मांस को संरक्षित रखकर उसको मसालेदार बना करके खाते हैं और दूसरा ये लोग सूती कपड़ों को बड़ा पसंद करते हैं। तो खासकर ये लोग 3 चीजों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, मसाले, मसालों में खासकर काली मिर्च, और तीसरा है नील। इन 3 चीजों पर ये लोग फोकस रखते थे। इसके अलावा सोरा वगैरह भी कई चीजें भारत से ले जाते थे, लेकिन ये 3 चीजें इनकी फेमस थी जो भारत से ये लोग व्यापार करने, इस उद्देश्य से भारतीय व्यापार करते थे। अब हमारे पास में आता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने किस तरह भारत में व्यापारी से शासक कैसे बनते हैं, ये लोग व्यापारी से शासक कैसे बनते हैं, ये हमारे सामने हमारे विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉल्फ फिंच एक यात्री के रूप में आया, घूमकर वापस चला गया। उसका शासन से या साम्राज्य के निर्माण से या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से कोई सरोकार नहीं था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और 1608 से 1611 हॉकिंस नाम का एक राजदूत भारत में आता है और जहांगीर के दरबार में रहता है। मुगल शासक इस समय जहांगीर हैं, इनके दरबार में रहता है। और हॉकिंस के बाद में 1615 में सर टॉमस रो नामक राजदूत आते हैं। इन राजदूतों ने मुगल शासकों पर गहरा प्रभाव डाला और इनके फलस्वरूप ही 1613 में 1612-13 में एनसीआर टीम 1612 है, सूरत के अंदर पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला कारखाना सूरत के अंदर स्थापित हुआ 1612-13 में। और इस तरह इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने की स्थापना कर करके और भारत के अंदर अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। ये देखिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा इस तरह चल रही है आगे। 1612-13 में सूरत में कारखाना स्थापित हो गया। 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे हुगली में कारखाना स्थापित हो गया। इसके साथ ही मद्रास में सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया जाता है और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, चॉर्नोक के नेतृत्व में फोर्ट विलियम
ये इस तरह से अब अपनी किलेबंदी स्टार्ट करती है। ये फोर्ट बनाए जाते हैं सेंट जॉर्ज के नाम से मद्रास के अंदर, और चौरनाक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम। ये अब कंपनी व्यापार से किस तरह किलेबंदी कर रही है शहरों की, और इसके साथ में ही बंबई को दहेज में प्राप्त कर लेती है। बंबई को दहेज में प्राप्त कर लेती है। बेथनट नाम के एक डॉक्टर ने उसकी एक शहजादी का इलाज कर दिया था, तो बंबई इनके पास आ गया है। और ये लोग गोविंदपुर सुतनातिथि और इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना कर लेते हैं, और ये भारत में अब धीरे धीरे ये किलेबंदी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। इसके साथ में ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कई कारखाने, कई किले, और वो धीरे धीरे अपने सैनिकों की संख्या भारत में बढ़ा रही है, और वो भारत में शासकों की तरफ, शासन की तरफ बढ़ रही है। ये हमने अभी देखा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह उसका बंगाल के नवाबों के साथ में, बंगाल के नवाबों की स्थिति पर देख लेते हैं। ये देखिए बंगाल का अभी वो जो नवाब है 1707 से लेकर के और 1727 तक मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और मुर्शिद कुली खां जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, और बंगाल को दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर देता है। मुर्शिद कुली खां पहला स्वतंत्र नवाब होता है बंगाल का। मुर्शिद कुली खां की 1727 में मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन 1727 से 1740 तक नवाब बनता है, और 1740 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है 1740 से 1756 तक। अलीवर्दी खां के समय में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर भारतीय व्यापारियों के साथ में उनकी मुठभेड़ होती है, बंगाल के नवाब के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, क्योंकि हमने बताया बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत है, और इसके ऊपर कब्जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से माल लूटना चाहती है। जैसे कि अंग्रेज कहते थे कि भाई हम यहाँ से प्रत्येक अच्छी चीज़ को निचोड़ करके टेम्स नदी में डालते हैं, तो ये बंगाल को सबसे धनी जो प्रांत था उसको लूटने की दृष्टि से बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। अलीवर्दी खां उसकी इन चालाकियों को भांप जाता है। अब हमारे पास में तीसरी जो स्थिति आती है वो है, इस समय बंगाल का नवाब है अलीवर्दी खां 1756 में, और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बनता है। अभी की स्थिति यह है, जो हमारा चैप्टर है आज का, भारत में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है 1756। एक और स्थिति देख लेते हैं कि इस समय 1757 से 1760 ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। ये बंगाल का गवर्नर है। विलियम हेजेज पहला गवर्नर था भारत में, लेकिन इस समय पहला जो गवर्नर माना जाता है वो है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर है, और अब उसका सामना सिराजुद्दौला से होगा, और ये उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में, इससे पहले हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं कि 1756 में जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, तो सिराजुद्दौला की इस समय
क्या राजनीतिक स्थिति थी, ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि उसके सामने उसकी क्या मजबूरी थी, किस तरह से उसने अपने आप को प्लासी का युद्ध में वो हार जाता है। इससे सबसे पहले हम सिराजुद्दौला की स्थिति पर चर्चा करते हैं। सिराजुद्दौला के समय में अलीवर्दी खान जब मर रहा था 1756 में, तब उसने कहा था सिराजुद्दौला को पास बुलाकर कि ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी की तरह हैं, ये जहां भी जाते हैं छत्ता बना लेते हैं, तो इनसे बचकर रहना। इसी स्थिति को सिराजुद्दौला भांप गया था और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, और इस कार्रवाई पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।